अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। तो दोस्तों, आज दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे बड़ी अहम खबर तो यह है कि जनाब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने बयान एतराफ़ी यानी एतराफ़ी बयान दिया है। अब ज़ाहिर है वो दबाव में दिया है, कैसे दिया है इसके बारे में तो बाद में पता लगेगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने दिया है और उसमें अपने रवैये पे मादरत की है और कहा है कि मैंने जो कहा है वो गलत कहा है और किसी की दोस्ती में और ताल्लुकात की बुनियाद पे मैंने कहा है। 3 सफ़ात का बयान है, आपने भी पढ़ा होगा और उसमें जो चीदा बातें तो कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ ये कि मैं तारे के सेक्रेटरी था पंजाब के अंदर और उस ज़माने में इमरान की हुकूमत थी, तो वहाँ के एक मिनिस्टर थे पीटीआई के, उनसे मैं उनका मिनिस्टर के अंडर में सेक्रेटरी था, तो मेरे ताल्लुकात हो गए, दोस्ती बढ़ गई और उनको मैंने रिपोर्ट भी कराया है क्योंकि 9 मई के वाक़े में वो मुलविस थे, लेकिन मैं उससे मिलता भी रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन जहाँ वो रुपोश हैं और वहाँ पर जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मेरी मुलाकात होती रहती थी, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार तुम कुछ करो, ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ये होगा, तुम जो है एक्सपोज़ करो और तुम जो है बताओ कि ये धांधली के बारे में ये बयान दो कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि तुम ये चीज़ें कहो। और मैंने इनकी दोस्ती में या इनके दबाव में या इनके ताल्लुकात की बुनियाद पे पहले मैंने फ़ैसला किया कि जब मैं इस्तीफ़ा अपना दूंगा तो उसके अंदर वजूहत लिख दूंगा कि मैं इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि रिटायर्ड तो मैं मार्च में हो ही रहा था। तो मैंने कहा चलो 15 दिन पहले इस्तीफ़ा दे के और लिख देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, इसमें मज़ा नहीं आएगा, फुसफुसा हो जाएगा, ज़रा तुमको धमाका खेज़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी चीज़ करो, ऐसा बयान करो या कोई ऐसा करो जिसकी वजह से कोई न्यूज़ तो बने ना, या हेडलाइन बने ज़रा, और हमें भी फ़ायदा हो, हमारी पार्टी को फ़ायदा हो। तो उसकी बुनियाद पे फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि चलो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ और पीएसएल के मैचेस के सिलसिले में कुछ तैयारियाँ चल रही थी, तो उसके लिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और वहाँ मैंने तमाम ये बातें कहीं। मैं अपनी के पे बहुत शर्मिंदा हूँ और बहरहाल जो है मुझे भी सज़ा जो मिलनी चाहिए दी जाए, ये मैंने गलत किया और जो भी मैंने इल्ज़ाम लगा झूठे थे। मैं ना किसी आरों के साथ टच में था, मैंने किसी के साथ कोई मेरा दबाव किसी भी मैंने नहीं डाला, ना मैंने नताइज तब्दील करवाए। अब ये तो बात है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है। असल कहानी तो ये है ना, ये चीज़ें तो सबने पढ़ ली हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो अहम खबर है वो बड़ी अजीब व गरीब है, जिससे कुछ फील होता है कि काफ़ी इमरान साहब जो हैं हमारे कप्तान साहब थोड़े गुस्से में कि उन्होंने ये बयान जारी करवाया है, उनके थ्रू जो मुलाकात हुई थी अली ज़फ़र वगैरह की, गौर की, मिनिस्टर गौर वगैरह की, कि साहब हम IMF को ख़त लिखेंगे कि वो उस वक्त तक जो है अपनी इमदाद ना दे पाकिस्तान को जब तक कि शफाफ इलेक्शन की धांधली की तहकीकात ना हो जाए। इस बारे में भी मैं आपको रोशनी डालूँगा। तो आज क्योंकि दौरानिया जो है वही काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस होंगी, तो इसके बाद की अगर कोई और न्यूज़ आई तो वो भी बात करेंगे आपसे। तो इससे पहले कि हम आगे में जाएं, उनको बिल्कुल इनका पोस्टमार्टम करें इन चीज़ों का, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको जो है ना कमेंट्स भेजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी आपसे इल्तिमास है कि इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब सवाल ये है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आपके ज़हनों में भी आ रहा है, क्योंकि एतराफ़ी बयान तो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, अखबारात में है, हर जगह है, प्रिंट मीडिया पर है और टेलीविज़न पर है, हर जगह ये है कि साहब ये 3 पेज का बयान आ गया जनाब कमिश्नर साहब का। अब वो बंदा कौन है, वो हस्ती कौन है, इसमें कोई 3-4 पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है। कि इन्होंने कहा है कि जिस आदमी से मैंने ये तमाम
कहने पर, जिस आदमी के कहने पे किया है, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको गौर करना है। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि वो शख्स इश्तिहारी है, यानी रुपोश, उसके मतलब पुलिस की तरफ से वारंट है लेकिन वो अंडरग्राउंड है, छुपा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, वो 9 मई के वाक़ात में मुलविस था और है। तीसरे नंबर पे ये कहते हैं कि वो मिनिस्टर था पंजाब गवर्नमेंट में और मैं उसका सेक्रेटरी था, और उस शख्स का ताल्लुक लाहौर से है और मैं उससे मिलता रहता हूँ। तो ये वो बातें हैं। तो हमने जब नज़र दौड़ाई और देखा तो मेरे ख्याल में जो है नाम है ना, मैं उसको एक्सपोज करने जा रहा हूँ, लेकिन ये हतमी नहीं है, ज़ाहिर है कि अपने ज़राए से हमने हासिल किया है, हो सकता है कि कुछ और भी हो, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उससे ही अंदाज़ा होता है कि जनाब उस शख्स का नाम है मियाँ असलम। जी हाँ, मियाँ असलम। मियाँ असलम जो हैं वो रूपोश भी हैं, इश्तिहारी हैं। नंबर 1, अभी वो गए भी थे पेशावर हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत करवाने, फिर पुलिस पकड़ने गई, लेकिन बुर्का पहन के, वो सॉरी काला कोट वगैरह पहन के ये करके चुपचाप निकल गए, पुलिस को पता ही नहीं चला और वो अरेस्ट नहीं हो सके और चकमा देने में कामयाब हो गए। हालांकि उनके जो है ना वो वारंट वगैरह तो लाहौर में है, लेकिन वो पेशावर हाई कोर्ट में गए थे अपनी ज़मानत करवाने। नंबर 1। नंबर 2, 9 मई के वाक़ात में मुलविस हैं, इसी वजह से तो वो रुपोश हैं, क्योंकि मुकदमात उनके पीछे हैं। तो ये नंबर 1 वो मिनिस्टर रहे थे और जिस मिनिस्ट्री में वो रहे थे उसी के ये सेक्रेटरी रहे थे, लियाकत चट्टा साहब। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल में जाएं तो और भी बातें पता लगती हैं। मसलन जो है अल रहमान गार्डन्स के जो बिल्डर्स हैं उनसे कमिश्नर साहब का गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है ना। इस तरह फिर वो अल जलील गार्डन्स की जो सोसाइटी वगैरह हैं उनसे भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, अल जलील वाले और जनाब अल रहमान वाले, और इनका कमिश्नर साहब का उनके साथ शायद कोई रिश्तेदारी है, ये क्या है हू नोस, लेकिन इनके बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हैं। और मियाँ असलम जो हैं उनके अल रहमान वालों से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और अल जलील वालों से भी हैं, तो ख़ासतौर से अल रहमान से बहुत ज़्यादा हैं, और कहा जाता है कि शायद इनकी कोई शादी भी किसी न किसी के करीबी अजीज़ की उनके उसमें हुई है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो ये तमाम बातें इस बात की गम्माज़ करती हैं और लगता ही है कि मियाँ असलम के कहने पर इन्होंने ये सब काम किया। अब तहकीकात में तो बाद में पता लगेगा। अब ये कि फिर ये लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा अभी एक सवाल आ गया, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पता कैसे ले, बयान आपने दबाव पे दिया, कैसे दिया? तो मैंने कहा दबाव तो अलग चीज़ होती है, एक उनका फ़ोन जो ले लिया गया और उसका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ और उसमें सारी वो चीज़ें निकल आई, ठीक है ना, कि किससे इनके टैक्सिंग हो रही थी। मैंने आप डिलीट भी कर देते हैं वो सब चीज़ें। जब फॉरेंसिक ऑडिट होता है ना, उसको पूरा उखेड़ा जाता है और निकाला जाता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, क्या है, तो वो चीज़ें भी निकल आती हैं। तो काफ़ी ऐसे टैक्सिंग और मैसेजेस और राब्ताकारी और वो सब निकल आए कि कहाँ से इनकी बात हो रही थी, किससे कर रहे थे, किनसे मिल रहे थे, क्या इनके, वो तमाम कत्था चिट्ठा खुल के सामने आ गया। तो जाहिर सी बात है कि जब वो सामने आ गया तो इनके पास कोई चारा नहीं था। तो अब दबाव भी होगा डेफिनेटली, जब आप अरेस्ट में होते हैं और ये होते हैं तो जाहिर है कि वो जो भी तरीक़ाकार होता है गवर्नमेंट का बयान लेने का, तो बयान लिया गया है। बस बयान में तशरीह छोड़ दी गई कि उस आदमी का नाम नहीं है जो हमने आपको बताया है। लगता ही है कि यही है, लेकिन हो सकता है कोई और भी हो। तो ये है वो बात कि अब उसके बाद इनके साथ क्या होगा, ये एक लंबी कहानी है कि कैसे मुकदमा चलता है, क्या बाकी दूसरे लोग जो राब्ते में थे उनके ऊपर भी हाथ डाला जाता है, नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी में क्या और लोग भी इनके साथ थे, नहीं थे, वो लंबी कहानी है। लेकिन बहरहाल काफ़ी दिन इनके अच्छे नहीं हैं, लगता है कि काफ़ी टफ़ टाइम इनको मिलेगा अनटिल अनलेस के इमरान खान की हुकूमत आ जाए जल्दी, क्योंकि इनको ये लालच भी दिया गया था
कि यार तुम्हें कुछ आला होता है। इन्होंने कहा है अपने इकबाली बयान में कि जनाब जो है उनसे कहा गया कि हमारी हुकूमत आएगी तो तुम्हें आला होता पे रख देंगे या तुम्हें ये बना देंगे वो बना देंगे। मतलब लालच भी होता है डेफिनेटली। तो ये बात थी जिसको मैंने कहा कि आपको बताता चलूँ। दूसरे नंबर पे अब जो बात आई वो है कि अली ज़फ़र साहब जो कि पीटीआई के हैं और उनके बड़े अहम रहनुमा हैं, वकील भी बड़े नामी गिरामी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब हमारे कप्तान साहब से जेल में, और उसके बाद आके उन्होंने मीडिया वालों से बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा है कि हम IMF को एक ख़त लिख रहे हैं और उसमें हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी जो इमदाद की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं या अक़सात होती हैं, किस्तें होती हैं, तो वो रोक लें और जब तक रिलीज़ ना करें तब तक के शफ़ाफ तहकीकात इलेक्शन की रिगिंग की ना हो जाए। यानी कि इलेक्शन में जो भी हमारी मुताबिक जो है हमारे साथ धांधली की गई है और हमारे फॉर्म 45 पे हम जीत रहे थे, 47 पे रिज़ल्ट बदला गया और भी बहुत सी जगह जो इस टाइप की रिगिंग हुई है, तो उसकी वजह से हमारे मैंडेट को छीना गया है। तो जब तक इसकी शफ़ाफ तहकीकात नहीं होगी हम तो आप जो है उस पैसे को रोक दें। अब ये जो ना इक़दाम ये थोड़ा सा गलत है, मतलब एक्सट्रीमिज़म की तरफ है। देखिए आप रियासत से लड़ नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 मसला क्या होता है कि ये जो ताल्लुक़ है इसमें किसी का भी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट जो आए इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और पाकिस्तान का जो बका है उसके आवाम से। अगर वहाँ से इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, IMF रोक देगा तो मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा और उसका ज़ाहिर के आवाम भूखे मरने लगेंगे, एक अजीब ही कैओस हो जाएगा। तो मतलब आप सियासत करें, सियासी लड़ाई लड़ें, जैसे आप माशाल्लाह अच्छा लड़ रहे हैं, आपने मोटिवेट किया, आपका वोटर आया, आपने इलेक्शन में काफ़ी तरीके से किया, फिर जो धांधली उसको अच्छी तरीके से एक्सपोज़ किया, इंटरनेशनली भी एक्सपोज़ कर रहे हैं, नेशनली भी आप कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह सही है और उसके लिए भी फोरम भी है, अदालतों में भी आप जा रहे हैं, स्टे ऑर्डर्स भी ले रहे हैं आप, ठीक है। और भी जो आपका लीगल तरीका है, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे आप, और जैसे आपने ऐलान भी किया है कि शायद हम जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं और जाके कहें कि हमारे साथ धांधली हुई है तो इस इलेक्शन को बारे में जो है ना उसको वो करार दिया जाए कि मतलब करेक्शन कराई जाए और सही वोटों का जो भी हमारे से छीना गया मैंडेट वापस दिलाया जाए। वो सही है, इट इज़ योर राइट, लेकिन आप कौम की किस्मत से नहीं खेल सकते। आप वो इक़दाम ना लें जो इंतहाई। और ये शुरू से आई डोंट नो, इनको समझाने वाले अली ज़फ़र जैसे समझदार आदमी और दूसरे आदमी, इनको समझाना चाहिए कि ठीक है हमारी लड़ाई जो है ना सियासी लड़ाई है, लड़ाई हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट जुल्म कर रही है या दूसरे अनासर पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, तो वी आर रेडी टू फाइट। आवाम हमारे साथ हैं, आवाम की ताकत से हम लड़ेंगे, जीतेंगे और नौजवान तबका हमारे साथ है, पढ़ा लिखा तबका साथ है, फॉरेनर्स के जो रहने वाले हैं बाहर के लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे साथ हैं। मतलब ये कि हम हर बात पे लड़ रहे हैं, तो उसमें ये एक्सट्रीम स्टेप ना लें जिससे उनको मौका मिले। अब क्या होगा, मौका मिलेगा जो आपकी वो क़ुव्वतें जो आपसे टकरा रही हैं या आपको दबा रही हैं या आपका हक वो आपको नहीं दे रही हैं, वो आपको एक्सपोज़ करेंगी आवाम की निगाह में हर जगह कि भाई देखो ये तो ये कर रहे हैं जिसकी वजह से जुल्म होने वाला है इस मुल्क के ऊपर, ये मुल्क से इनका कोई भी ये मुखलिस नहीं है। एक तो ये पैगाम जाएगा, दूसरे उनको मौका मिलेगा और सख्ती करने का आप पे। ये भी तो बात है ना। अब अच्छा तो तुमने ये क्या, अब तुम्हारी हम तुम्हें बताते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। आइए कौमी असम्बली में जाइए, सूबाई में जाइए, वहाँ पर अपने ज़ाहिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी मैंडेट दिया है आवाम ने, यानी जितना दिया है, धांधली को छोड़ दें, वो तो सीटों पे आप लड़ते रहेंगे लीगली, लेकिन जो भी आपके हाथ अभी है वो भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। जाके फ़ाइट कीजिए, उनको हुकूमत के गिरबानों पे हाथ डालिए, हुक्मरानों के, ताकि वो कोई गलत काम ऐसा ना करें, ऐसे फैसले ना करें जिससे मुल्क को और आवाम को नुकसान हो, और अपनी वाह वाह करवाइए और उनको चैन से ना लेने दीजिए। वो सही है,
सियासी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये करना कि हम उसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, और उससे पहले भी ये किया था आपने जब वाली हुकूमत थी 16 महीने की, तो उसमें भी आपने ये कहा था कि साहब वो जो आपकी 2 हुकूमतें थी सरहद में और पंजाब में, दोनों के वज़ीर आला को आपने जो थे, जो भी आपके थे तरीन साहब जो हट गए थे मिनिस्टर शौकत तरीन, वो उन्होंने फ़ोन किया, फाइनेंस के मिनिस्टर थे, तो वो उन्होंने बाद में, उस वक्त तो नहीं थे ज़ाहिर, सब सूबाई गवर्नमेंट हट गई थी, फेडरल की गवर्नमेंट हट चुकी थी, तो वो उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है ना साइन नहीं करना, क्योंकि IMF चारों सूबाई वज़रा से या गवर्नमेंट लेवल पे ये लिखवाता है। तो वज़रा से मतलब ये होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर लिख के देते हैं कि ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वी आर रेडी टू कोऑपरेट एंड वी आर एग्रीड टू एक्सेप्ट। तो वो उनको फ़ोन का, जिसकी एक ऑडियो भी चलवाई गई थी कि जिसके अंदर शौकत तरीन साहब कह रहे थे, कोई झगड़ा थे मिनिस्टर वहाँ के KPK के फाइनेंस मिनिस्टर के, भाई तुम लोगों को रोकना है, तुम्हें साइन नहीं करना है, तुम्हें ऑब्जेक्शन करना है, तुम लोग जो है कोई साइन नहीं करोगे। तो ये चीज़ें सही नहीं है, उससे भी कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि वो जो अनासिर थे जो आपको हटाया था, जो उन्हें पावर से, वो और गुस्से में आ गए, उन्होंने फिर और सख्ती आप पे करना शुरू कर दी। देखिए आपकी पार्टी जो है ना वो इंतखाबी पार्टी, इनकलाबी पार्टी, नज़रियाती पार्टी नहीं है। आप रियासत से उन्हीं इनकलाब के ज़रिए नहीं हटा सकते या ला सकते कि आवाम का तूफ़ान आएगा और सबको भाग के ले जाएगा। आप कहते हैं पर्ची से लड़ सकते हैं, बर्छी से नहीं। आपने पर्ची से लड़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़ा, ज़बरदस्त पर्चियाँ डलवाई और मतलब आवाम निकली, उन्होंने पर्ची से यानी इंतखाब के ज़रिए आपके हक़ में वोट दिया। बर्छी का इनकलाब जो होता है, जो खूनी इनकलाब होता है, वो इतना पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना आसान नहीं है उसको लाना, और आपकी पार्टी भी वो नहीं है जिसके अंदर मरने मारने वाले लोग हों। तो बर्छी का इस्तेमाल जो है वो आप नहीं कर पाते, नज़रियाती पार्टी नहीं है, इंतखाबी पार्टी है। तो प्लीज़ आप उसी लिहाज से चलिए। 2-3 साल आगे पीछे हो सकते हैं पावर में आप ना आए, ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासत में लोगों को तो पता नहीं कितने कितने साल वेट करना पड़ता है, लेकिन आपका नाम है, लोग आपके साथ हैं, और आने वाले दिन भी आपको पता है कि इतने टफ़ हैं इकनॉमिकली कि ये हुकूमत जो भी बन रही है, मुझे तो नहीं लगता कि 2 साल भी सर्वाइव करेगी। ये जो है उन मसाइल को हल कर पाएगी, लोग और लोगों को तकलीफ़ होगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान हो जाएंगे, चीखेंगे, समझे। इंतज़ार तो कीजिए, बर्दाश्त तो कीजिए। तो बस ये मेरा पैगाम है सबके लिए, तमाम सियासतदानों के लिए कि यार बैठें, सियासत करें, पार्लिमानी सियासत करें, लड़ाई करें, झगड़े करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, कानून को करें पास, बिलों को पास होने दें, ना होने दें, जो भी है वो आपका राइट है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, ये करें, वो करें, चीखें चिल्लाएँ, वो जो है बजट को पास ना होने दें, बजट के ख़िलाफ़ वो तकारीर करें, आवाम को बिल्कुल इन लोगों को एक्सपोज करें जो PDM2 बनी है। तो ये आपका राइट है, लेकिन यार मुल्क से ना करें यार, ये बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पर मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।